हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज हम लोग बात करेंगे पेड टेस्ट 7 की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले आपको 7 वीडियोस मिल चुके हैं और 6 टेस्ट सीरीज का आपको सोल्यूशन मिल चुका है। धीरे धीरे अब हम लोग क्या करें, स्टार्टिंग में 1-2 टेस्ट सीरीज आपने देखा होगा, थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मिश्रण होता है, इजी टाइप के और टफ टाइप के, दोनों टाइप के क्वेश्चंस का मिश्रण होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सामान्य प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इजी टाइप के होते हैं और कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो क्या है, जो बहुत इजी वाले होते हैं उसको हर कोई कर लेता है, लेकिन जो सामान्य वाले होते हैं उसको औसत दर्जे से पढ़ने वाले बच्चे कर लेते हैं, और जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसको वही बच्चे कर पाते हैं जो बेहतर तैयारी करते हैं, और जो वही टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं वहीं से कहीं ना कहीं हमारा जो है रिजल्ट डिसाइड होता है। तो धीरे धीरे हम लोग अब इस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़े कठिन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाना होगा, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। चर्चा करेंगे आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। समझिएगा क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य के बुद्धि और विकास की समझ। मान लीजिए कि हम एक अध्यापक हैं। अध्यापक होते हुए हमें क्या पता चलता है कि मानव की बुद्धि क्या होती है और मानव में विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए, सीटेट के सिलेबस में बुद्धि का टॉपिक मिलता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मिलता है, बहुउद्देशीय बुद्धि मिलती है, तो या बहुआयामी बुद्धि मिलती है। हमको बहुआयामी बुद्धि मिलती है, उसमें हमें क्या बताता है कि बुद्धि को समझना है कि बुद्धि क्या है, कैसे कार्य करती है, बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें पाई जाती है। दूसरी तरफ विकास की बात की गई है। कहते हैं कि एज अ टीचर यदि आप किसी मनुष्य की बुद्धि को समझ लेते हैं और उसकी विकास प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो वह ये दोनों चीज़ों की जो समझ है वो आपको किस योग्य बना देगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप कि क्वेश्चन को पहले आप समझिए और आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि आप क्या हैं, कि एक टीचर हैं। एक टीचर रहते हुए आपके अंदर क्या एबिलिटी आई है कि आप मनुष्यों की बुद्धि और विकास की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप किस योग्य बन गए, यही आपको विकल्प में चुनना है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, चारों विकल्पों की चर्चा करते हैं। पहला ये है कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की समझ बताती हैं। क्या कि अगर हम मानव बुद्धि और विकास की प्रक्रिया को समझ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की योग्य बनाती है आपको। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इस विषय में बताती है। तीसरा का विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता आपको देती है। चौथा है कि शिक्षार्थियों को यह बताना कि वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं केवल बुद्धि और विकास की बात नहीं है। आप ये समझिए, जो आप सीडीपी पढ़ते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप पढ़ते हैं, बाल विकास की जो प्रक्रिया पढ़ते हैं, वास्तव में आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको क्या मिलेगी, हिंदी मिलेगी, या हम कह लें कि L1 मिलेगा, आपको लैंग्वेज 1 मिलेगी, आपको L2 मिलेगी यानी कि लैंग्वेज 2 मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, आपको मैथ मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आपको ईबीएस मिलेगा क्या प्राइमरी लेवल की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट कह लें, लैंग्वेज सेकंड कह लें, ईबीएस कह लें, मैथ कह लें, ये सब क्या करना, ये सब आपको प्राइमरी लेवल पे स्कूल्स में पढ़ाना होता है ना। लेकिन आपने कभी सोचा क्या कि आप जो सीडीपी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी मैं अभी टेस्ट सीरीज लेके आपके सामने बैठा हूँ, इस सीडीपी को कभी हमें स्कूल में पढ़ाना होता है क्या? नहीं पढ़ाना होता। फिर हमें क्यों इतनी समस्या है, क्यों इसको पढ़ना पड़ता? क्योंकि ये जो बाल विकास है ना, ये हमारे अंदर बालकों को समझने की योग्यता को विकसित करती है। क्या करती है? हमारे अंदर बालकों की समझ को विकसित करती है। इससे होता क्या है कि जब हम प्राइमरी लेवल के बच्चों के बीच में बैठते हैं तो बच्चे जब अपनी चीज़ों को हमसे नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तब भी हम उनकी आवश्यकताओं को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी योग्यताओं को, सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। इसलिए ही बाल विकास हमें पढ़ाया जाता है कि हम बालकों को समझ सकें। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव बुद्धि और विकास वो एक शिक्षक को किस योग्य बनाती है, तो उसका सीधा सा उत्तर हो जाए कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। क्योंकि आप देखेंगे कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब क्या डिफरेंट टाइप के हैं। किसी की बुद्धि होगी, उसमें सामाजिक बुद्धि होगी, किसी में आप देखेंगे मूर्त बुद्धि पाई जाएगी, किसी में अमूर्त पाई जाएगी, किसी में विकास की प्रक्रिया तेज चलेगी, किसी में विकास की प्रक्रिया धीमी चलेगी, किसी के विकास के लिए जो है उसका वातावरण अनुकूल होगा, किसी का प्रतिकूल होगा। तो इन सारी चीज़ों की जब आपकी समझ होती है तो आप क्या करते हैं, इसकी सहायता विविध शिक्षार्थियों के संदर्भ में आप, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके संदर्भ में आप बेहतर टीचिंग कर पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि बालकों की या मानव की बुद्धि और विकास की जो समझ है वो टीचर को किस योग्य बनाती है, तो सीधा सीधा आप कहेंगे कि वो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट है, यानी कि हम विभिन्न स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं इसके संदर्भ में वो हमको स्पष्ट जानकारी देती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिकरण क्या है। देखिए, सामाजिकरण क्या है, तो ये सामाजिकरण एक प्रक्रिया है।
सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि जो बालक होता है उसके अंदर सामाजिक गुण आते हैं। कैसे गुण आते हैं? सामाजिक गुण आते हैं। और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सामाजिकरण का पहला अभिकरण क्या है, यानी कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है उसका पहला अभिकरण क्या है? तो बेटा पहला अभिकरण क्या होता है? परिवार होता है। सामाजिकरण का पहला अभिकरण क्या होता है? पहला अभिकरण जो है वो परिवार होता है। यानी कि हमारे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है वो कहाँ से? परिवार से ही आरंभ होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सामाजिकरण है क्या, उसके लिए विकल्प दिया गया है। तो लिखा है कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो बेटा देखो, कभी आप सामाजिक मानदंड में परिवर्तन नहीं करते हो। ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है ये आपके इन्फेंसी स्टेज से आरंभ हो जाती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, और जो अधिक देखी जाती है वो चाइल्डहुड स्टेज में देखी जाती है। लेकिन वहाँ आप क्या कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों में आप कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये ए वाला विकल्प नहीं होगा। दूसरा कि शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, यानी कि एक शिक्षक और वह जो आपको पढ़ाता है इन दोनों के संबंध को क्या सामाजिकरण कहते हैं? तो ऐसा भी नहीं, ये वाला विकल्प भी क्या है? गलत है। तीसरा है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, और चौथा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो दो विकल्प हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहेंगे, या जो समाज के मानदंड के साथ आप अनुकूलित होते हैं। तो सामाजिकरण का मतलब है, मैंने पहले ही कहा था कि सामाजिक जो नियम है उनके साथ अपने आप को जोड़ लेना। क्या करना? कि सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूलित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिकरण। इसका मतलब कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं, क्या नियम, सामाजिक नियम क्या है, हमें कहाँ कौन सी गतिविधि कब करनी है नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों की समझ होती है, उसी को कहते हैं कि सामाजिक मानदंडों के साथ हम क्या हो गए? अनुकूलित हो गए हैं। तो एक बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया चल रही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो पहले तो ये समझिए कि बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है ना, सीधे से इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे कि बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग है। इनको हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं। रॉबर्ट, कभी कभी स्टैनबर्ग भी मिलता है। क्या मिलता है? स्टैनबर्ग मिल जाएगा आपको या स्टर्नबर्ग मिलेगा। इन्होंने कहा कि बुद्धि में ना 3 तंत्र होते हैं। कितने? 3 तंत्र होते हैं। अब आपको देखना है कौन कौन से, कि कौन कौन से 3 तंत्र हैं। तो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है ना, उसमें एक को इन्होंने कहा कि संदर्भगत बुद्धि होती है, ठीक है। दूसरा जो कहा इन्होंने कि अवयवभूत होता है, और तीसरा क्या कहा? अनुभविक कहा। इन्होंने सामाजिक की कोई बात नहीं की है। इसका मतलब कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें क्या है? संदर्भगत बुद्धि है, अवयव बुद्धि है और आनुभविक बुद्धि है। इसके अतिरिक्त ये जो सामाजिक लिखा गया इस प्रकार की कोई बुद्धि नहीं। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो त्रि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसके संदर्भ में आप कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। क्या पढ़ा होगा? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। तो जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत है बेटा, इसके प्रतिपादक स्फीयरमैन है। कौन है? स्फीयरमैन है, ठीक। एक और पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे त्रिकारक सिद्धांत, मैंने बता दिया। आप पढ़ेंगे त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि में आप पढ़ेंगे त्रिआयामी सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो गिलफर्ड महोदय हैं, चाहे इनको गिलफर्ड कह ले या गिलफोर्ड कह ले। इसी त्रिआयामी को त्रिविमीय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिआयामी या त्रिविमीय भी कहा जाता है। एक आप पढ़ ही रहे हैं कि त्रितंत्र सिद्धांत है, ठीक है। एक और आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा होता है त्रिस्तरीय सिद्धांत। क्या लिखा होगा? त्रिस्तरीय सिद्धांत। यानी कि समझिए कि 3 कारक का सिद्धांत है, 3 आयाम सिद्धांत है, 3 विमीय सिद्धांत है, 3 स्तर का सिद्धांत है। ये किसका? जोहान वी कैराल का है। ये सिद्धांत जो है किसका है? जोहान वी कैराल का ये सिद्धांत है त्रिस्तरीय। और एक तो आप पढ़ें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को। तो ये 3 वाली थ्योरी को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि सी वाला जो है ये इनके त्रितंत्र में सम्मिलित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आज के अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है और इसको क्या कहते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। गार्डनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। पिछले भी PDF में हम एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। गार्डनर ने बेसिकली 7 प्रकार की बुद्धि की बात की है। क्या? 7 प्रकार की बुद्धि की बात। कभी कभी 9 प्रकार की भी बुद्धि का उल्लेख मिल जाता है। तो अगर ऐसा मिलता है तो घबराइएगा नहीं, कभी कभी 7 मिलता है, कभी कभी 9 मिलता है। हालांकि कभी इनको कहते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत इसको कहते हैं, या इसको बहुप्रकारीय बुद्धि कहते हैं, यानी कि बुद्धि के कई सारे प्रकार। अब पूछा है कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है किस बात पर बल देता है? तो पहला है
कि शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों को, तो इस पे बल नहीं देता। अनुबंधित कौशल का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के साथ आपको कॉन्टैक्ट करके आपके अंदर स्किल को डेवलप किया जाए, तो अनुबंधित कौशल के संदर्भ में कोई बल नहीं देते हैं। अगला है सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि स्फीयरमैन में आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ बता दूँ कि स्फीयरमैन ने 2 कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। क्या? 2 कारक सिद्धांत। किसने दिया? स्फीयरमैन ने दिया। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने सुना था कि स्फीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत दिया, तो बिल्कुल उसको भी आपने सही सुना था और ये भी सही है। स्फीयरमैन ने पहले 2 कारक सिद्धांत दिया, बाद में संशोधित करते हुए उसको त्रिकारक सिद्धांत कर दिया। तो देखो बेटा, जब जिन्होंने 2 कारक सिद्धांत दिया था तो इन्होंने कहा था एक आपका होता है जी फैक्टर होता है, दूसरा आपका यस फैक्टर होता है। जी का मतलब जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक, और यस फैक्टर का मतलब विशिष्ट कारक। तो उसी विशिष्ट कारक को यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा गया है, लिखा कि सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि के संदर्भ में भी गार्डनर ने कोई बात नहीं की है। अब आपके पास बचे हैं 2 विकल्प। एक क्या है कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं को संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में गार्डनर ने कोई बात नहीं की है। अब चौथा जो है ना, चौथा विकल्प वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के संदर्भ में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में यही बताया कि बहुबुद्धि होती है। बुद्धि क्या होती है? बहुप्रकारी होती है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी विलक्षण योग्यता होती है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और परवैयक्तिक बुद्धि। कौन कौन सी? एक आप देखेंगे गार्डनर नहीं बताया इसमें, एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि है और दूसरा क्या है? परवैयक्तिक बुद्धि। अंतः का मतलब कि हम स्वयं के विषय में, अपनी भावनाओं के विषय में, अपने संवेगों के विषय में, अपनी आवश्यकताओं के विषय में, अपनी योग्यताओं के विषय में, कुशलताओं के विषय में सीखते हैं। और परवैयक्तिक का मतलब कि दूसरों के या अन्य के विषय में हम सीखते हैं। तो ये क्या एबिलिटी है? कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बेहतर समझते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को बेहतर समझते हैं। तो इसीलिए गार्डनर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विलक्षण योग्यताएं होती हैं, और यही हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत इसी बात पर बल देता है। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता, बहुत बारीकी से। ये क्वेश्चन अक्सर आपको मिलता होगा लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। देखिए लिखा था फा चा ध्वनियाँ क्या है। मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि था फा चा ध्वनियाँ क्या हैं। तो बेटा पहले तो देखो ये ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किससे है? किससे? ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर भी मैं चर्चा करूँगा। था फा चा ध्वनियाँ जो है इनको क्या कहते हैं? इनको स्वानिम ध्वनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्वानिम ध्वनियाँ कहा जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये स्वानिम ध्वनियाँ क्या है? तो देखो बेटा, ये जो स्वानिम ध्वनियाँ है ना, स्वानिम जो है अंग्रेजी के फोनिम शब्द से बना है। किससे? अंग्रेजी के एक शब्द फोनिक, PHONIC, जो स्वानिम है वो अंग्रेजी के फोनिक शब्द से बना है, और इसका जो अर्थ होता है तो हिंदी में इसको कहते हैं ध्वनिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिग्राम। फोनिक का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको ध्वनिग्राम कहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने अब इस ध्वनिग्राम शब्द को बदलते हुए एक नया नाम दिया है, और जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या? स्वानिम। अच्छा, अब समझिए कि स्वानिम है क्या। तो बेटा देखो, स्वानिम के विषय में कहा जाता है कि कोई भी भाषा या बोली जो होती है उसकी जो सबसे लघुत्तम इकाई होती है। क्या होती है? जो किसी भी भाषा या बोली की जो सबसे लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वानिम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण तो कहते हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे होता है। जो वर्ण कहते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ हम क्या प्रोनाउंसिएशन बेस्ड कह रहे हैं। समझिएगा, उच्चारण के आधार पे किसी भी भाषा या बोली की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्वानिम कहते हैं। कुछ लोगों ने भी कहा कि स्वानिम ऐसी हैं कि जो ध्वनियों का मिलता जुलता परिवार है। जैसे आप समझिए कि यहाँ क्या लिखा गया है। एक तो देखिए, एक लिखा गया था, दूसरा लिखा गया फा। अगर था और फा में आप थोड़ा सा अंतर ना करें तो ये क्या है? ये लगभग मिलती जुलती दिखाई पड़ती। इसीलिए आप पढ़ेंगे कि डेनियल महोदय हैं, फॉरेन हैं, वो भाषाविद हैं या भाषा विज्ञान के संदर्भ में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो डेनियल महोदय कहते हैं कि ये जो स्वनिम होती हैं ये मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार होती हैं, कि ध्वनियाँ यहाँ पर क्या करती हैं? मिलती हैं आपस में। ठीक है। हालांकि मेरा प्रयास ये है कि स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है, लेखिम क्या है, शब्दिम क्या है, इसके विषय में एक PDF में लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उस पर मैं अच्छे से डिस्कशन करूँ। लगभग 40 मिनट का वो PDF होगा, इसलिए आज बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँ। बस इतना समझिए कि था फा चा ध्वनियाँ जो हैं ये स्वानिम है, और स्वानिम का मतलब होता है कि किसी भी भाषा या बोली की जो उच्चारण की जो लघुत्तम सबसे छोटी इकाई होती है उसको स्वानिम कहते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये क्या मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, या कभी कभी ये भी कहा जाता है कि स्वानिम जो है वो उच्चारित भाषा का न्यूनतम अंश है।
जो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करते हैं। आप चाहें तो इनका डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। एक भारतीय भाषाविद हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। कौन? देवेंद्र नाथ शर्मा। इनका ये मानना है कि स्वनिम जो है उच्चारित भाषा का वह न्यूनतम अंश होता है, यानी कि जो भाषा हम उच्चारित करते हैं उसका सबसे न्यूनतम अंश होता है जो क्या करता है, ध्वनियों के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है। तो आई होप कि आप स्वनिम को बेहतर समझ चुके होंगे। और अगला इसी में एक और विकल्प दिया गया बेटा, देखो रूपिम लिखा गया है। स्वनिम के बाद क्या लिखा गया? रूपिम लिखा गया। तो रूपिम जो है ना वो भाषा उच्चारण की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। समझिए, स्वनिम को क्या कहा गया था? लघुत्तम की छोटी इकाई कहा गया था, और इसको अर्थवान इकाई कहा जा रहा है। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा उच्चारण की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या है? रूपिम है। हम ये कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड है, व्याकरण की कसौटी पे खरी उतरती है, वो कौन सी है? रूपिम है। और जो व्याकरण की दृष्टि पे खरी नहीं उतरती वो क्या है? वो स्वनिम है। बाकी आपको थापा छा ध्वनियों के विषय में पूछा गया तो स्वनिम है। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम के विषय में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप लोग हमें याद दिला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, और ये जो क्वेश्चन आज लिखा गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का, इसको कहते हैं कि लैंगिक मुद्दे। आपको सीटेट में मिलेगा लैंगिक मुद्दे, चुनौतियां और समाधान करके ये टॉपिक आपको मिलेगा सीटेट में। और ये आप नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन सीटेट में कन्फर्म आता है, डिट्टो बिल्कुल है कि आता है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि लैंगिक रूढ़िवादिता के संदर्भ में क्वेश्चन है, कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहले तो ये समझिए कि बेटा ये जेंडर रूढ़िवादिता है क्या? जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब बेटा कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि लिंग के आधार पर, पहले समझिए क्या, लिंग के आधार पर क्या कहते हैं, कार्यों का विभाजन कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि घर में बालिकाएं जो होती हैं, कोई अतिथि आ जाता है तो उसको पानी पिलाने का काम कौन करता है? घर की जो बालिकाएं वो करती हैं। अगर बाजार से सब्जी लाना है तो सब्जी लाने का काम कौन करता है? बालक करते हैं। अगर घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धुलना है तो जनरली कौन करता है? बालिकाएं करती हैं। तो ये क्या है? ये लिंग के आधार पर हमने कार्यों का विभाजन कर दिया। ये रूढ़िवादिता है कि हम निरंतर उन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, एक परंपरा चली आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हाँ, हमने देखा था कि माँ जो है बर्तन मांजती थी तो बेटी भी बर्तन मांजेगी। फिर इस प्रकार से वो क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो इसको क्या कहेंगे? पारंपरिक ढंग से जो कार्य किए जा रहे हैं एक लिंग के द्वारा, उसको हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है बेटा, पूछा जाता है कि लिंग क्या है? तो नोट कर लीजिए कि लिंग जो है वो एक सामाजिक संरचना। क्या है? सामाजिक संरचना है। जेंडर इज अ सोशल स्ट्रक्चर, नॉट एज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पूछा जाता है कि जैविक संरचना है कि यह सामाजिक संरचना है? तो लिंग सामाजिक संरचना है। और कहें एज अ टीचर आप क्या चाहते हैं कि कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहला है कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो बेटा देखो, जब हम केवल लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। तो इस काम को आप नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते कि बालक बालिकाओं दोनों को आप जो है निर्भीक बनने के लिए, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करते, तब कहा जाता कि आप जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये केवल आप किसी एक को कह रहे हैं, इसका मतलब ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये वाला विकल्प गलत होगा। दूसरा है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहेंगे। क्या करेंगे? लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहेंगे। फिर आगे है आपका सी वाला कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करेंगे। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करेंगे। और डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे। देखिए क्या करें, निरुत्साहित यानी कि उनके उत्साह को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो जब आप लड़कियों को कुश्ती में पार्टिसिपेट करने से निरुत्साहित करेंगे, इसका मतलब आप जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप एक बालिका को कुश्ती करने के लिए प्रेरित करते तब कहा जाता है कि आप जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास करें। लेकिन आप क्या करें? उसको निरुत्साहित करें, आप उससे कुश्ती लड़ने से बचा रहे हैं। इसका मतलब डी वाला विकल्प भी नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा। बचा क्या अपने पास? बी और सी बचा है। अब देखिए सी कह रहा है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर के शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करेगी। जब आप लड़का लड़की कहेंगे तो वो स्पेसिफिक क्या कह रहा है?
स्पेसिफाइड कर रहा है वो, ठीक है, किसी विशेष की तरफ वो संकेत कर रहा है ना, तो इसका मतलब तब गलत हो जाएगा, तब भी वह जेंडर विविधता को बढ़ावा देगा। अब बचता है कि हमारे पास बी वाला विकल्प कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक, शब्द पढ़िएगा इसको, अपारंपरिक कह रहा है, यानी कि जो चीजें पारंपरिक ढंग से हैं उससे हट करके लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहेंगे। मतलब अगर आप आज तक चलाया था कि बालिकाएं भोजन पकाती थी, तो आज क्या करेंगे, बालक को भोजन पकाते हुए आप रखेंगे। और अगर आपने देखा था कि लड़के कुश्ती करते थे, तो आज बालिकाओं को कुश्ती करते हुए आप रखेंगे और दोनों एक साथ चलेंगे। वही क्या है कि आप पारंपरिक गतिविधियों में जब आप बालक बालिकाओं को एक साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जेंडर विविधता को खत्म करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का क्या होगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको हमें किसके लिए करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो पहला है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी आप किसी स्टूडेंट को विशिष्ट होने का ध्यान नहीं कराएंगे स्कूल में। क्यों? क्योंकि हम ना इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं। क्या है, हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा चल रही है और समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, क्या है, एक समान है, क्योंकि एक क्लासरूम में बैठेंगे, एक विद्यालय में बैठेंगे तो सभी बच्चे एक समान है, इसलिए आप किसी को विशिष्ट होने की कोई अनुभूति नहीं कराएंगे। आपका ए वाला विकल्प गलत है। अब बी वाले की बात करते हैं। बी वाला क्या, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम कराने के लिए क्या करेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य की जो खाई है उसको कम कराने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूरी जानकारी आप रखेंगे। थोड़ा सा ये विकल्प हो सकता है, अभी आगे चर्चा कर लेते हैं। सी वाला कह रहा है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। तो देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान आप नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति की निष्पादन क्षमता एक समान नहीं हो सकती है और ना प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं समान हो सकती हैं। आप ये चाहें कि वह अपने योग्यता के अकॉर्डिंग निष्पादन कर दे, निष्पादन का मतलब कि उपलब्धि, जितनी आप में एबिलिटी है उतनी आप उपलब्धि को प्राप्त कर ले, तो यह भी नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एबिलिटी है उसका हम कुछ प्रतिशत ही उपयोग में ला पाते। इसका मतलब जितनी योग्यता है उसका निष्पादन हम नहीं कर सकते। तो ये सी वाला विकल्प भी नहीं होगा। अब डी वाला क्या है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य हैं। बिल्कुल ये सही बात है। अगर आप बालकों के जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई बालक क्यों सीखने में योग्य है और कोई बालक सीखने में अयोग्य क्यों। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये बालक कम सीख पा रहा है तो कारण क्या है इसके पीछे, अगर ये बालक ज़्यादा सीख पा रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। यानी कि क्या करना है आपको, विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। तो पहला विकल्प आपका क्या है कि शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के पाठचर्या का अनुगमन करना, ठीक है। दूसरा है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेकानेक अवसर उपलब्ध कराना। सी वाला विकल्प है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। और डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। फिर से एक बात समझिए कि क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध। आपको क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में आपको कुछ चर्चा करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है, पहले कि शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यह संबोधित नहीं करेगा। विद्यालय की भूमिका ये नहीं है कि वह क्या करे कि शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन कर दे, ये पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बी वाले विकल्प को लेते हैं। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेकानेक अवसर उपलब्ध कराना। और सी वाला क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। और डी है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को तो विशेष विद्यालय में आप नहीं भेजेंगे क्योंकि समावेशी शिक्षा है। डी वाला विकल्प गलत हो गया। अब बच्चा हमारे पास बी और सी, लेकिन सी वाला क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। बालकों की जो व्यक्तिगत भिन्नता उसको समाप्त करने के लिए हम विद्यालय में नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति में किसी बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को ताउम्र समाप्त ही नहीं कर सकते हैं।
यदि आप चाहें कि 2 बालकों को आप एक समान कर लीजिए ना, तो ये पूरा उम्र बीत जाएगी, लेकिन कभी संभव ही नहीं कि 2 बालकों को आप एक समान कर लीजिए। इसका मतलब सी वाला विकल्प है क्या, गलत। अब बचा हमारे पास क्या, बी वाला विकल्प बचता है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करेंगे, यानी कि ऐसी पाठचर्या का पालन करेंगे जिसमें केंद्र में हमेशा कौन होगा, बालक होगा। जो कुछ भी गतिविधि की जाएगी किसके लिए की जाएगी, बालक के लिए की जाएगी, और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस बात पे बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब बेटा CCE, मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ। CCE का मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें सतत का मतलब लगातार से है, और व्यापक का कई बार अर्थ पूछा गया, पिछले वीडियो में हमने पूछा भी था, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया। व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। अभी पूछ रहा है फिलहाल कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस बात पर बल देता है, तो पहला बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। देखिए आवश्यकता पर नहीं, अनावश्यकता पर। अगर आवश्यकता लिखा गया होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन क्या लिखा गया, अनावश्यकता, यानी कि इस बात पे बल देता है क्या कि बोर्ड की परीक्षाएं अनावश्यक हैं। इस बात पे बल नहीं देता है सतत व्यापक मूल्यांकन। कभी ये नहीं कहा था कि बोर्ड की परीक्षाएं जो अनावश्यक है, इसको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए वाला विकल्प क्या है, गलत है। बी वाले की चर्चा करते हैं। बी वाला का सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ये तो अभी एक छोटे से बिंदु की केवल बात कर रहा है, क्या केवल एक पहलू की बात कर, निरंतर की सतत शब्द की केवल बात कर रहा है। ये कहता है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल एक पक्षीय बात कर रहा है। सी वाला कहता है कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, और डी वाला विकल्प है शिक्षण के साथ परीक्षणों का सामंजस्य। तो ये तो नहीं होगा कि शिक्षण के साथ परीक्षणों का सामंजस्य करता है। अब बचता हमारे पास क्या, बी और सी। तो देखो बेटा बी वाला विकल्प भी सही है और सी वाला विकल्प भी सही है। मैंने कई बार कहा कि सीटेट में अक्सर ऐसा होता है कि एक से अधिक विकल्प सही हो जाते हैं। यहाँ भी बी और सी सही है, लेकिन अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो बी जो है ना, ये आंशिक रूप से प्रश्न को डिफाइन कर रहा है। क्या, आंशिक रूप से केवल एक पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन जब हम सी वाली की बात करेंगे तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से उसको देखा जाए, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाए और उसको सुधारा कैसे जाए, इन समस्त संदर्भों में सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो कि विद्यालय आधारित आकलन करता क्या है। विद्यालय आधारित आकलन करता क्या, तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन का मतलब कि ऐसा आकलन जिसका केंद्र क्या हो, विद्यालय हो, जिसका आधार क्या हो, विद्यालय की गतिविधियां हों, उसको हम क्या कहेंगे, विद्यालय आधारित आकलन कहेंगे। अब पूछ रहा है कि जो विद्यालय में आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसका मतलब क्या है। तो पहला है कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो भैया ये बताओ कि विद्यालय में जो आपका आकलन किया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, वो कभी आपको अगंभीर बनाता है क्या, नहीं बनाता ना। अगर देखो आ हटा होता तब और संदर्भ में विचार कर सकते थे, लेकिन क्या अगंभीर और लापरवाह लिखा गया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंस वाला ऑप्शन है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि निगेटिव सेंस वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता, तुरंत ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बी वाला कह रहा है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, तो ये भी तुरंत क्या, ये भी निगेटिव सेंस का है। कैसा, ये निगेटिव सेंस है कि जो विद्यालय आधारित स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो क्या कहता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है। ये गलत बात है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंस में है और ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सी वाले विकल्प की। कह रहा है कि सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ भी बाधा शब्द आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी निगेटिव सेंस में है और ये वाला विकल्प भी गलत हो जाए। जब आपने 3 विकल्पों को निगेटिव सेंस में लेकर गलत कर दिया तो चौथा आपके पास बचा क्या है, क्या है कि परिचित वातावरण में अधिगम सीखने में सहायक होता है या सभी प्रकार से ये मदद करता है। तो परिचित वातावरण का मतलब स्कूल का जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपके लिए क्या, कहीं ना कहीं परिचित, आप पर डे वहां पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अधिक से अधिक सीखने में आपकी सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, विद्यालय आधारित आकलन होता है, वो क्या कहता है कि आपके परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आज हमने 10 क्वेश्चन पे चर्चा कर लिया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। आप सब लोग निरंतर फीडबैक देते हैं, कोई समस्या हो तो आप उसके विषय में बता सकते हैं। हम लोगों ने एक नई पहल स्टार्ट की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीडीपी की टेस्ट जो आपको पीडीएफ मिली, उसके अतिरिक्त हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की है। क्या हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की है। आप देख रहे थे कि आपको ऑफलाइन क्वेश्चंस दिए जा रहे थे। ऑफलाइन क्वेश्चन का मतलब कि आपको जीएस के 10 क्वेश्चन दिए जा रहे थे पहले, अब भी दिए जा रहे हैं, हालांकि अभी बीच में 1-2 दिन से नहीं मिला, जल्दी मिलेगा। अभी हमने क्या किया, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया है। आज से ही हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया है।
ये अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि पैसा आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप लोग इसमें अधिक से अधिक सहभाग करें। इसमें होता है क्या कि आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए और आपको आंसर भी मिलते हैं। फिर कुछ निर्धारित समय उसके बाद हम लोग रिजल्ट भी डिक्लेयर करते हैं कि कितने क्वेश्चन थे, आपने कितना सही किया। तो ये एक हमारी दृष्टिकोण में एक अच्छी पहल है, आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं और जो जानने वाले हैं उनको भी बताएं, क्योंकि बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।